हेलो ब्रदर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर जो फिजिक्स का था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लिया था। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर लिंक से देख लें, वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है। आज हम लोग शुरू करेंगे मोमेंटम, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी कि आज पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम तो मोमेंटम एक्चुअली होता है क्या बाबू? तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू इट्स वेलोसिटी। कहने का मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट की मास की बात करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेंगे। ये नहीं कि इसका मास लेंगे इस ब्लैक वाला का वेलोसिटी लेंगे, ये नहीं। जिसका मास रहेगा उसी का वेलोसिटी होगा, उसी को प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम को जो हम लोग बोलते हैं, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम लोग नोट करते हैं P से, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू m इंटू v। P किसके लिए है? मोमेंटम के लिए है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू इट्स वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से, जो अब P को मोमेंटम बोलते हैं, m को क्या बोलते हैं? मास, v को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका SI यूनिट की। SI यूनिट तो आप लोग खुद से SI यूनिट इसका निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, तो मोमेंटम का SI यूनिट कैसे निकालिएगा? मास का क्या होता है SI यूनिट? kg इंटू है तो इंटू कर देंगे। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि SI यूनिट क्या आ गया इसका? kg मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, या किसी बुक में ऐसे भी लिख सकता है kg मीटर पर सेकेंड, या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देते हैं। तो एग्जाम्पल है व्हाट इज मोमेंटम। क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स मास 80 kg एंड इट्स वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कैसे बनेगा? तो बोला है व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम पूछा है तो P इक्वल टू व्हाट, क्या दिया है? इसका मास कितना दिया है? M इक्वल टू 80 kg, यूनिट kg में कन्वर्ट नहीं करना है। और V इक्वल टू कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड में है। तो आसान सा P इक्वल टू M इंटू V। तो P इक्वल टू मास कितना है? 80, ये क्या हुआ? 2, यानी कि 160 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा मोमेंटम। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और सब जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन करा देंगे, मोमेंटम का लेके सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी हैं सब करा देंगे। तो इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग चलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, तब तक इसको नोट कीजिए। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वीडियो पॉज करके लिख दिए ताकि आप लोग का टाइम ना लगे। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा बाबू, बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्ट। कहने का मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है और किसके डायरेक्शन में, जैसे फोर्स लगाए हैं उसी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जब बात करते हैं तो फोर्स, बात करेंगे बाबू, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम यही होता है। रेट किसको बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, यानी कि जितना सेकेंड में जितना जल्दी करेगा उसी को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड कर दिए मोमेंटम को, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम है।
और अपॉन टाइम कर दिया तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम से डिवाइड करने के बाद ये पूरा का सेंटेंस क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यही ने बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाबू, तो फोर्स को हम लोग एफ लिख सकते हैं, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ऐसे लिखिए P2 माइनस P1 अपॉन T, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है एम भी, तो P2 है तो क्या हो जाएगा एम V2 माइनस एम V1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको हम लोग अगर P2 माइनस P1 ना लिखेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम भी माइनस एम यू, दोनों क्या है सेम है, अपॉन टी, या इसमें भी क्या कर दे अपॉन टी, दोनों साथ साथ करा रहे हैं। P2 माइनस P1 अपॉन टी, उसको लिख सकते हैं एम भी माइनस M1 अपॉन टी, एम भी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब बात करते हैं यहाँ से, हम इसी को लेकर सोल्व करते हैं आगे। देखिए तो F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, M कॉमन निकाले बाहर, ओके। क्या दिखाई दिया V माइनस यू अपॉन टी। अब बात करते हैं बाबू, अभी हम लोग पढ़े थे V माइनस यू अपॉन टी को हम लोग A बोलते हैं एक्सीलरेशन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो V माइनस यू वेलोसिटी चेंज हुआ, टाइम से डिवाइड किए तो रेट आ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो V माइनस यू अपॉन टी को A, यानी A को हम यहाँ डाल सकते हैं। तो आगे देखिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पर कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो, उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है K, उसका वैल्यू है 1। तो अब बाबू यहाँ 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए F इजिकल टू डायरेक्ट क्या होता है M इंटू A, यानी कि MA। तो फोर्स का हो गया F इक्वल टू M इंटू A, M में, ओके। अब बात करते हैं इसका SI यूनिट की, ये चेंज करते हैं। अब बात करते हैं इसका SI यूनिट की फोर्स का। तब तो ध्यान से देखिए फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है न्यूटन, सबको पता है, लेकिन देखिए M का क्या होता है केजी, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन। इसको डिनोट करते हैं किससे, एन से, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, यानी कि एन से डिनोट करते हैं। और केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, मोमेंटम का। तो उम्मीद करते हैं न्यूटन सेकेंड लोग समझ में आ गया होगा कैसे आया फार्मूला, ए फिजिकल टू एम में, ओके। चेंज इन मोमेंटम से आता है, इसको नोट कीजिए। फिर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, लोग के सामने है, आप लोग बनाइए इसको। आइए पहले हम लोग कुछ देखते हैं फार्मूला, जैसे हम लोग देखे थे एफ इक्वल टू एम इंटू ए, देखे थे फार्मूला। तो ध्यान देंगे बाबू, इसमें जो मास होता है, मास क्या होता है कांस्टेंट। कभी किसी का मास बढ़ सकता है क्या, अगर हम 10 किलो के हैं तो 10 किलो के रहेंगे, 50 किलो के हैं तो 50 किलो के रहेंगे, मास कभी बढ़ नहीं सकता। तो क्या बढ़ेगा, अगर हम जब भी फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, मेरा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन मेरा इंक्रीज होगा। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास क्या है कांस्टेंट है। अगर फोर्स को डाउन करेंगे तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा डाउन, कम हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बाबू इसी फार्मूला का, तो ए फिजिकल टू एम ए होता है, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा, एफ अपॉन एम, क्योंकि एम इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्सीलरेशन इजिकल टू फोर्स अपॉन मास। क्लियर। यानी क्या ध्यान दिया आपको कि एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर किसी चीज़ का मास बढ़ा देंगे तो उसमें वेलोसिटी हो जाएगी कम उसकी, जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कम। यानी कि जब एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे, यानी कि एक्सीलरेशन को इंक्रीज करेंगे तो मास अगर हम
मास को इंक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि हमको एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास है, बट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन है। अब करते हैं दो क्वेश्चंस। आइए, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। माना है कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। तो आइए, F इक्वल टू कितना दिया है, 12 न्यूटन, मास इक्वल टू कितना दिया है, 3 kg, A इक्वल टू पूछ लिया है एक्सीलरेशन कितना होगा। तो अभी फार्मूला बताए थे, A बराबर क्या होता है, F अपॉन M। यानी कि यहाँ से भी लिख सकते हैं F इजिकल टू M इंटू A, तो A इजिकल टू हो जाएगा F अपॉन M। तो F दिया है मेरा 12 न्यूटन, मास दिया है 3 kg। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि SI यूनिट एक्सीलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला है द फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। बोला है कि अगर मास कितना है इसका, अगर मास दिया है 6 kg, एक्सीलरेशन भी दे दिया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला है कि कितना फोर्स लगाएंगे। कभी भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले उसके डाटा को एनालिसिस करके लिख लेते हैं। जब भी आपका डाटा पूरा लिखा जाएगा एक साइड से, तो आपका 20 से 30% क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, मोर देन 30% क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, समझ में आ रहा है क्या निकालना है, फोर्स। तो अभी बताए थे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F इक्वल टू हो गया, मास मेरा दिया है 6 kg और एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो F इज इक्वल टू 24 और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, यूनिट न्यूटन। तो 24 न्यूटन। तो ये था मेरा सेकेंड लॉ। अब हम लोग चलेंगे थर्ड लॉ पढ़ने के लिए। थर्ड लॉ में कुछ ज़्यादा है नहीं न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन है, आपको बता देते हैं। वीडियो को तब तक नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोला है व्हेनेवर, जब कभी वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है, देन सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। कहने का मतलब इसको बोल सकते हैं एक्शन अपोजिट रिएक्शन। एक्शन अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब किसी भी, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स मेरे हाथ पर ये ऑब्जेक्ट भी लगाएगा, उसको बोलते हैं एक्शन अपोजिट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे बाबू, ये मान लीजिए कि वॉल है, इसमें हम एक स्प्रिंग फिक्स कर दिए। क्या है, स्प्रिंग लगा दिए, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग लगा दिए। अब इसमें अगर कोई आदमी इस स्प्रिंग को खींचेगा, इधर पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, बढ़ के यहाँ तक आएगा, खींच के आएगा। अगर यहाँ पकड़े खींचेगा तो इतना बढ़ेगा, यानी कि इधर क्या हुआ, एक्शन, फोर्स लगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे स्प्रिंग तुरंत सटेगा, किधर आएगा, आपस दीवार की तरफ। ये क्या हुआ, रिएक्शन। क्या हुआ, रिएक्शन। इसी को बोलते हैं एक्शन अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ यही है और कुछ है नहीं। जैसे मान के चलिए हम लोग कोई बैलून फुलाते हैं, बर्थडे वर्डे में बैलून फुलाते हैं, तो बैलून फुला के अगर छोड़ देंगे तो बैलून से हवा बाहर निकलेगा। जितना तेज बाहर हवा निकलेगा उतना ही तेज बैलून इधर उधर उड़ेगा। जैसे रॉकेट इसी पे चलता है, रॉकेट ऊपर जाता है, पीछे धुआं छोड़ जाता है, गैस पूरा धुआं देखते हैं। तो जितना अपथ्रस्ट बोलते हैं, जो जितना तेजी से आएगा उतना ही तेजी से वो ऊपर जाएगा। उसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये हुआ मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें बच गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो नोट कीजिए, चलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने के लिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है व्हेन टू या मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करते हैं यानी लड़ते हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही बोलते हैं कंजर्व।
कब तक? जब प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स ना लगे तब तक। आइए देखते हैं सेकेंड लाइन, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मोमेंटम को नहीं हम लोग बना सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको खराब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। अब ये लाइन का मतलब समझिए बाबू, जब मान के चलिए कि कोई बॉडी है, दो बॉडी है, ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका भी मास होगा m1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसका वेलोसिटी होगा v1, इसका वेलोसिटी होगा v2। अभी ये दो बॉडी है, जब आपस में अगर ये बॉडी लड़ेगा तो लड़ने के बाद भी तो अलग जाएगा। जैसे देखिए, जब दो मार्कर है, किसी का मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, और जब लड़ेगा तो लड़ने के बाद, एक्सीडेंट करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा ना, या एक ही डायरेक्शन में जाए, बट एक क्या होगा, जब लड़ेगा फिर बटेगा अलग अलग, यानी उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना एनर्जी दोनों का अलग अलग था, ठीक है, पहले उसको जोड़ने के बाद, यानी जब लड़ा एनर्जी जुट गया, कंजर्वेशन जुट गया, फिर निकलेगा तो दोनों का सम उसके बराबर ही होगा, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि ये बॉडी है जिसका नाम है, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी अच्छा बनाना नहीं आता हमको बाबू, ठीक है, मान लीजिए कि इसका m1 और इसका वेलोसिटी क्या है v1। एक और बड़ी गाड़ी है जिसका मास है m2 और वेलोसिटी है v2, ओके। ये है बिफोर कोलिजन, ये क्या है? बिफोर, अभी तक गाड़ी कोई लड़ी नहीं है, गाड़ी अपने रफ्तार से इधर चल रही है, भी चल रही है, ठीक है, दोनों चल रही है। फिर एक ऐसा जगह आएगा जो गाड़ी दोनों क्या होगी? कोलाइड करेगी, यानी क्या होगी? दोनों गाड़ी क्या करेगी? लड़ेगी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी। दोनों क्या करेगी? लड़ेगी। लड़ने के बाद तो फिर अलग बटेगी। तब मान के चलिए कि गाड़ी मेरा ए यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा फिगर छोटा कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ये यहाँ पे आ गया तो इसका मास कितना रहेगा? m1, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2। एक मान लीजिए बॉडी यहाँ पे आ गया गाड़ी b वाला, इसका मास क्या रहेगा? m2, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका नाम 2 रखे हैं ना, इसका 1, इसका 2। चलिए इसका मान रखते हैं u1, स्टार्टिंग था तो इसका वैल्यू रख देंगे u1, ठीक है, u1 u2, ठीक है। लड़ने के बाद क्या हो जाएगा? v1 v2, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब वही बोला है कि बिफोर कोलिजन इसका अलग होगा एनर्जी, इसका अलग एनर्जी, यानी इसका अलग मोमेंटम, इसका अलग मोमेंटम। कोलाइड किया यानी गाड़ी लड़ गई, फिर अलग अलग गाड़ी हटेगी। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन, इसको बोलते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन जो होगा वो बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि क्या होगा? ये कोलिजन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ध्यान वाली बात ये है बाबू कि जब गाड़ी का स्पीड होगा, मान के चलिए कोई बहुत भारी गाड़ी है, मान के चलिए एक ट्रक है, एक बाइक वाला है, तब मान के चलिए कि जो ट्रक है उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो बाइक है उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तब मास तो अधिक ट्रक का है और स्कूटी या बाइक इसका मास क्या है? कम है। जब कोलिजन होगा तो सबसे ज़्यादा दूर कौन फेंकाएगा? बाइक या ट्रक? अब बोलिएगा सर बाइक, क्यों? कि बाइक का मास कम था इसलिए उसका वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। बट ट्रक का मास अधिक था, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? कम। यानी कि जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ही आएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे m1 u1 m2 u2 है तो मास दोनों का तो सेम ही रहेगा, गाड़ी लड़े या गाड़ी न लड़े मास सेम रहेगा। चेंज किस में होगा? उसके वेलोसिटी में। अगर गाड़ी यहाँ से गया, लड़ने के बाद क्या चेंज होगा? इसका वेलोसिटी चेंज होगा। किसी का मास चेंज नहीं हो सकता है, वेलोसिटी। अगर जिसका ज़्यादा मास उसकी वेलोसिटी कम होगी और जिसका कम मास उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आइए क्वेश्चन लेकर समझाएंगे तो आप लोग को अच्छा से क्लियर होगा। इसको नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोग को पूरा कंप्लीट ये दिमाग में चैप्टर बैठ जाए। तो ये क्वेश्चन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का देखेंगे बाबू। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, यानी कि मास ऑफ बुलेट कितना दिया? 10 ग्राम। फायर्ड फ्रॉम गन ऑफ मास 6 ग्राम, 6 kg, सॉरी 6 kg के मास ले 10 ग्राम का बुलेट को फायर कर रहे हैं तो विथ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड।
जो बुलेट का वेलोसिटी है कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब जैसे हम लोग गोली चलाएंगे तो पीछे झटका देता है बंदूक, इसलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लगा के गन चलाया जाता है ताकि मारने के बाद झटका जो देता है आराम से आदमी सह सके। नहीं तो आदमी बहुत पीछे झटका देता है ना, बहुत ज़्यादा तेज झटका देता है सॉरी बहुत तेज झटका आता है। तो वही बोला है। तो आइए हम लोग डाटा लिखेंगे बाबू। तो सबसे पहले इसको मास m1 मान लेते हैं गन को। तो m1 कितना हो गया, m1 दिया है 6 kg, m1 इक्वल टू 6 kg। m2 इसको मानते हैं तो m2 इक्वल टू कितना दिया है 10 ग्राम। कितना दिया है 10 ग्राम। तो सबसे पहले ये kg में ये ग्राम में है, इसको भी हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे। जब kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, यानी डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 0.01 kg आ गया। ओके ठीक है, m1 मिल गया, m2 मिल गया। v2 कितना दिया है, क्योंकि इसी को m1 माने हैं तो v2 इसी को मानेंगे। कितना दिया है, v2 दिया है 300 मीटर पर सेकेंड और v1 निकालना है और v1 इक्वल टू निकालना है, यानी किस स्पीड से हमें गन पीछे रिक्वाइल करेगा वो निकालना है। सिंपल सा फार्मूला m1 v1 इक्वल टू m2 v2, क्योंकि अभी एक एक मास का बात हो रहा है क्योंकि कोलिजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहाँ पर 2 मास का है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे उसको। ठीक है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यानी कि पहले कंजर्वेशन क्या था अब बाद में क्या होगा। देखिए तो मास कितना था 6 इंटू v1 इक्वल टू 300 इंटू 0.01। क्लियर। अब इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 00 से 00 क्या होगा कट गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे 6 गुने v1 इक्वल टू 3, तब v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 v1 जाएगा तो 3/6, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये 300 मीटर पर सेकेंड था, ये कितना था हाफ मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5। क्यों, क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है इसलिए इसका वेलोसिटी कम झटका दिया, और जिसका मास कम था वो आगे चला गया। ओके तो ये था क्वेश्चंस। अब टाइम ज़्यादा हो गया बाबू, अब वीडियो लंबी चली जाएगी, इसीलिए अब बाकी इसका सेपरेट जो न्यूमेरिकल होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, फुल्ली न्यूमेरिकल। वो फुल्ली न्यूमेरिकल यानी कि सेकेंड चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल उसमें हम करा देंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।